Hello and welcome dear students. Good afternoon everyone. Jai Hind. Good afternoon everyone. फटाफट आ जाएं सब लोग। और इस वीक में आपका एक दो दिनों में आपको टेस्ट देखने को मिलेगा प्रोबेबिलिटी का 120 क्वेश्चन का। ठीक है, 120 क्वेश्चन का टेस्ट देखने को मिलेगा और फिर वही चीज वही आपकी डीपीपी के तौर पर भी आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी विथ आंसर। तो मैं अभी उसे अपलोड नहीं करवा रहा हूं, जिस दिन आपका वो टेस्ट होगा उसी दिन मैं आपको अपलोड करवाऊंगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा प्रोबेबिलिटी के टेस्ट के लिए। एक दो दिनों में आपको प्रोबेबिलिटी का 120 क्वेश्चंस का टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है सबको? तो हाँ, मैं अभी आज ही भेजने वाला हूं आपको टेस्ट के लिए। तो समझ रहे हो मेरी बात को? चलो, तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन, और अगला जो टॉपिक आज ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी शायद हो जाए उसका, फंक्शन का। अब देखिए, आप हमेशा ये कहते हो कि आपको एग्जाम में समय बचाना है, हमें जल्दी क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि क्वेश्चन समय कम होता है। तो मेरा हमेशा जवाब होता है कि चलिए, इसका रीजन मैं आपको कई बार बात कर चुका हूं तो उस पर बात नहीं करूंगा मैं। अलग चीज जो मैं बताने वाला हूं वो समझिए कि यदि आपको समय बचाना है तो फिर आपकी कैलकुलस अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्या देगा, आपका एग्जाम में समय बचाएगा मोस्टली, क्योंकि क्वेश्चंस जनरली इसके लंबे उतने नहीं आते हैं। कई बार इंटीग्रेशन लंबा आया है, लेकिन वो ठीक है, कई कबार हो जाता है, लेकिन ओवरऑल यदि आप कैलकुलस के 15-20 क्वेश्चन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं तो आपको 70% क्वेश्चंस आपको कम लेंथ के मिलेंगे, ज्यादा लंबे नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहे हो? ज्यादा लंबे नहीं होंगे, जल्दी लगेंगे। तो यदि आप ये सोचते हो कि एग्जाम में यदि मुझे समय बचाना है तो फिर कैलकुलस अच्छी करनी पड़ेगी आपको। ठीक, सर ये कैसे पता चला कि कैलकुलस समय बचाएगा? तो पहली बात तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखेंगे तो ये पता चलेगा कि जितने देर में कई बार अलजेब्रा के क्वेश्चन आप क्वेश्चन को समझते हो, पढ़ते हो, उतने देर में आप कैलकुलस के क्वेश्चंस का आंसर भी ले आओगे। ठीक है, होगा क्या मैं बता देता हूं। क्वेश्चन जैसे लिमिट का क्वेश्चन आया और एक अलजेब्रा में मान लीजिए सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आया, तो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आपको पहले पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें लैंग्वेज लिखी होगी। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन क्या करना आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे लेंथ ज्यादा होती है। लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। अलजेब्रा के क्वेश्चंस की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन की, वेक्टर 3D के क्वेश्चंस की, परमुटेशन के क्वेश्चंस की, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की, इनकी लैंग्वेज होती है जनरली। आप लैंग्वेज पढ़ोगे तब आपको यह पता चलेगा यार क्वेश्चन में करना क्या है और ये होगा कैसे। लेकिन जैसे आप फंक्शन में डोमेन आ गया, उसको क्योंकि उनकी क्वेश्चंस की लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं होती है, तो वो डोमेन आप पहले देखकर ही समझ जाओगे यार इस तरह के क्वेश्चंस मैंने लगाया है कि नहीं है। लिमिट देखकर ही पता लग जाएगी कि सॉल्व होगी कि नहीं। जनरली इंटीग्रेशन भी पता लग जाता है कि इस तरह के इंटीग्रेशन मैंने करके रखे हैं कि नहीं, क्योंकि ज्यादा लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, तो जैसे फंक्शन हुआ, लिमिट हुई, कॉन्टिन्यूटी हुई, डिफरेंशियबिलिटी हुई, डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, इंटीग्रेशन हुआ, ये देखकर पता लग जाएंगे इन पर, क्योंकि इनमें ऐसा नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और फिर उसके बाद यार अरे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसमें जो समय लगता है। लेकिन कैलकुलस के क्वेश्चन छोटे छोटे दिखते हैं, वो देखकर ही पता लग जाएंगे कि यार ये जल्दी लग जाएंगे हमसे, या मतलब ये आते हैं कि नहीं आते हैं।
तो ये बड़ा मदद करता है कैलकुलस हमेशा आपकी टाइम सेविंग का, बशर्ते कई बार ऐसा ना हो कि वो, अब यूपीएससी जो पेपर बनाती कई बार उसका कोई भरोसा नहीं रहता है, बहुत कोई लेंथी क्वेश्चन उठा के डाल दे तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक की बात मैं बता रहा हूं आपको। यदि आपको समय बचाना है एग्जाम में तो कैलकुलस आपका ये रोल अदा करेगा आपके समय को बचाने में, क्योंकि उसके क्वेश्चंस को पढ़ने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं होता, वो देख कर ही पता लग जाते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। आपको बात समझ लिए मेरी? चलिए, तो अब हम रिलेशन तो पढ़ चुके हैं। रिलेशन के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो रिलेशन हमने क्या बात करा, देखो रिलेशन कहां से कहां तक होता है, दो सेट के बीच में होता है। रिलेशन कहां होता है, दो सेट के बीच में। तो रिलेशन ए से बी, ठीक है, रिलेशन भी क्या होता है, दो सेट के बीच में होता है, ठीक है। हाँ, इस महीने एंड हो जाएगा सिलेबस, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। आप तैयार रहिएगा लंबी क्लास के लिए, तैयार रहिएगा। रिलेशन ए से बी, जो रिलेशन होता है वो किसी सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट में होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं ए सेट में आपके पास 1 2 3 एलिमेंट हैं और बी सेट में आपके पास ए बी सी है। तो रिलेशन कहां होता है, ए सेट से बी सेट में होता है। रिलेशन कहां होता है, ए सेट से बी सेट में होता है। ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहां पर 1 2 3 है और ये ए बी सी है। रिलेशन क्या हो सकता है, 1 का ऐसा हो सकता है। यदि ऐसा बना हुआ है रिलेशन तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। ये रिलेशन यदि ए से बी में है तो इसका मतलब इस रिलेशन में, इस डायग्राम को देखें तो 1 ए से भी रिलेटेड है, 1 बी से भी रिलेटेड है, 2 सी से भी रिलेटेड है और 3 भी सी से रिलेटेड है, ठीक है, 3 सी से रिलेटेड है, ठीक। ओके, अब देखिए यदि मैं सिलेबस को यहां तक यदि जितनी जल्दी कंप्लीट कराता हूं तो ऑब्वियसली मार्च में अप्रैल में डांस नहीं करूंगा क्लास में आकर, तो वहां पर जो आपकी समस्याएं होंगी उन्हीं पर काम होगा। जैसे आप जो हमेशा परेशान रहते हो कि डीपीपी का सलूशन नहीं होता, टेस्ट का सलूशन नहीं होता, वो सब काम वहीं पर होगा, क्योंकि फ्रीली होगा, क्योंकि मुझे कहीं थ्योरी नहीं पढ़ानी होगी। तो जो मैं डीपीपी दूंगा उन्हीं को आपको सॉल्व कराता रहूंगा क्वेश्चन के माध्यम से। टेस्ट भी होते रहेंगे क्योंकि मैं फ्री रहूंगा, फिर आपका टेस्ट भी कंडक्ट होगा, उसी का होता रहेगा। तो वो लगभग 50 दिन के आसपास आपकी जम के प्रैक्टिस होगी, ठीक है। मैं मेहनत करूंगा, इसका मतलब मेहनत करा जाता है, तो आप भी मेहनत करिएगा। मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी। जरूरत से ज्यादा आप रिजल्ट के बारे में ना सोचकर मेहनत के बारे में सोचें, कैसे ज्यादा हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। 1 ए से रिलेटेड है, 1 बी से रिलेटेड है, 2 सी से रिलेटेड है, 3 भी सी से रिलेटेड है, ठीक है। और वैसे भी इस बार लीप ईयर है तो फरवरी 29 की मिलेगी आपको, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा कि अब जो रिलेशन में जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो कहां से आता है, ए से। देखो पहला वाला 1 मतलब 1 2 3 है, तो उसी बोलते हैं डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर मैंने क्या बताया था, 1 2 3 जो एलिमेंट आपके ए से आएंगे रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यहां पर 4 होता, मान लीजिए इसमें मैं 4 बढ़ा दूं तो ये मेरे डोमेन में नहीं आएगा। ध्यान से समझिएगा, यदि 4 का कोई रिलेशन नहीं बना है तो वो मेरे डोमेन में नहीं आएगा। यदि मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर है कि ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और बी में एबीसी हैं, ठीक है, तो देखिए जब फंक्शन पढ़ते हो आप तो ये जो लिखा होता है इसके सारे एलिमेंट, यदि वो फंक्शन है तो इसके सारे एलिमेंट डोमेन होते हैं जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो, फलन। लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं होता है। रिलेशन में क्या होता है कि वही आपके डोमेन ऑफ रिलेशन में आएगा जिसकी इमेज मिल रही होगी, जिसका जो किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा। ये जो 4 है उसका किसी भी एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए 4 आपके डोमेन में नहीं आएगा। यदि हम रेंज ऑफ आर की बात करेंगे
इस इसकी रेंज की, तो फिर वो एबीसी आएगा आपका, जो आपको यहां पर मिलेगा। यदि यहां पर कोई एलिमेंट डी आ गया जिसका पीछे किसी संख्या से रिलेशन नहीं है, तो वो आपके रेंज में नहीं आएगा, वो आपके कोडोमेन में आएगा। वो किस में आएगा? कोडोमेन में। यदि मैं इसमें बढ़ा दूं, यहां पर डी बढ़ा देता हूं मैं, तो डी आपके रिलेशन में मौजूद नहीं है, तो जो कोडोमेन ऑफ आर लिखेंगे तो उस केस में आपका एबीसीडी आएगा। ये चारों आएंगे कोर डोमेन में, जिसे बोलते हैं सप्रांत। कोडोमेन मतलब सप्रांत। ये सब आप फंक्शन में भी पढ़ोगे। ये किस में पढ़ोगे? फंक्शन में भी पढ़ोगे बेटा। तो समझ में आ गया डोमेन, रेंज, कोडोमेन। बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी बताइए मुझे। आ गई समझ में? रिलेशन समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑन द सेट ए। रिलेशन ऑन द सेट ए। ए पर संबंध, समुच्चय ए पर संबंध, समुच्चय ए में संबंध, यही हम पढ़ेंगे। रिलेशन ऑन द सेट ए का क्या मतलब है? अब रिलेशन ऑन द सेट ए का मतलब है कि अब जो ये आर होगा वो ए से ए ही होगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। रिलेशन ऑन द सेट ए का मतलब है कि रिलेशन कहां से कहां तक होगा? ए से ए होगा आपकी बार। ऑन द सेट ए का मतलब है, ठीक है बेटा। कोडोमेन ऑफ आर बोल रहा हूं मैं। कोडोमेन ऑफ आर मतलब ये कोडोमेन होता है। जैसे आप फंक्शन पढ़ोगे ना, तो ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। वैसे रिलेशन में ये डोमेन तो नहीं होता है, क्योंकि सारे एलिमेंट डोमेन में नहीं आते। डोमेन में वो आते हैं जो किससे रिलेटेड हैं, और रेंज में वो आएंगे जो उनका रिलेशन किसी के साथ है। यहां डी का किसी और के साथ नहीं है, इसलिए ये सारे कोडोमेन में आएंगे। रेंज में केवल वो आएंगे जिनका पीछे किसी से रिलेशन है, और डोमेन में वो आएंगे जिनका इधर किसी से रिलेशन है। बेटा रिलेशन ऑन द सेट का मतलब यही बात कर रहा हूं, और फिर वही आप मुझसे पूछ रहे हो। मैं आप रिलेशन अभी किससे पढ़ रहे थे? ए से बी में पढ़ रहे थे, ठीक है। रिलेशन ऑन द सेट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि रिलेशन ए से ए में ही अब करेंगे हम, दूसरा सेट का जिक्र नहीं करेंगे। बस खत्म हो गया मतलब। अब यहां पर दो सेट नजर नहीं आएंगे, यहां पर भी वही सेट होगा और यहां पर भी वही सेट होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर ए आपका 1 2 3 है, तो इसमें भी 1 2 3 होगा और इसमें भी आपका 1 2 3 ही होगा। दोनों आपके सेट अब की बार सेम होंगे। ये रिलेशन ऑन द सेट ए का मतलब हो गया, ठीक है। ठीक, तो रिलेशन ऑन द सेट ए का मतलब हो गया कि अब सेट ए से ए डिफाइन होगा। ए से ए डिफाइन होगा, सिंपल से कहने का मतलब है, ठीक है। रिलेशन ऑन द सेट ए का मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा सीधा ये समझिए जो वहां पर ए, जो दो सेट अलग अलग होते थे वो दोनों सेट अलग ना होकर दोनों सेम सेट होंगे। बस अब आगे पढ़ेंगे इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ओके, चलिए अब हम रिलेशन पढ़ेंगे जो इसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक फलन नहीं, तत्समक संबंध होगा ये, संबंध। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो चलिए मैं आराम आराम से पढ़िएगा क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। ए सेट के पास मान लीजिए आपके पास 1 2 3 एलिमेंट है। ए सेट के पास क्या है? 1 2 3 एलिमेंट है, और आर कहां से कहां तक डिफाइन है? ए से ए में। आर कहां से कहां तक डिफाइन है? ए से ए में। रिलेशन ऑन द सेट ए की बात हो रही है। रिलेशन कहां है? ऑन द सेट ए। रिलेशन ऑन द सेट ए, इस सेट पर रिलेशन की बात हो रही है, मतलब ए से ए की बात हो रही है। सिंपल समझ में ये आएगा, ठीक है। रिलेशन ऑन द सेट ए का मतलब ये हो गया कि अब जो दो सेट की जगह यही दोनों सेट रहेंगे। ए पहला भी यही रहेगा और अगला वाला भी ए,
दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक है, चलिए। वो बहुत ज्यादा तुम ओवर दिमाग लगाते हो, जहां पर सही चीज सोचनी चाहिए वो ना सोचकर दूसरी बेकार की चीजें सोचने लगते हो। उसको बंद करो, आओ सीधे आओ, जितना मैं बता रहा हूं उतना सोचो, ज्यादा मत सोचो। ठीक है, ज्यादा सोचना है तो पीएचडी कर लो चल के जाके। रिलेशन ऑन द सेट ए, रिलेशन ऑन द सेट ए का क्या मतलब है? ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब यह हो गया कि ए में जितने भी एलिमेंट है, भाई आपका रिलेशन कहां से कहां तक है? ए से ए में है। तो मैं एक रिलेशन लिखता हूं R1, R1 में एक रिलेशन लिखता हूं, वो लिखा मैंने 1 1 2 2। पहले मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर मैं आपको डिफिनीशन बताऊंगा। पहले एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझाता हूं। एक रिलेशन R1 ये डिफाइन है, ये हो सकता है, कोई ऐसी बात तो ही नहीं कि नहीं हो सकता। भाई 1 2 3 है और इधर भी 1 2 3 है, दोनों ए है, तो ऐसा हो सकता है 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से रिलेटेड, 3 3 से रिलेटेड। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, बताइए। एक रिलेशन ये है, हो सकता है, क्या वो ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं होगा? भाई ए क्रॉस ए निकालिए, उसका सबसेट है ना ये। एक रिलेशन मैंने ये डिफाइन कर दिया, 1 1 2 2 3 3 1 2। एक मैंने ये डिफाइन कर दिया R3 1 1 2 2 1 2, ये डिफाइन कर दिया। ये तीन आपको डिफाइन है, R1 R2 R3। अब मैं ये कहता हूं कि ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, बाकी दोनों नहीं है, बाकी दोनों नहीं है, बाकी दोनों नहीं है। ठीक है, बाकी दोनों नहीं है। कहने का यह मतलब है कि ए में जितने भी एलिमेंट है, यदि मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार बोलूंगा, एक ही बार में तुम्हें समझना है। हमेशा यह कोशिश करा करिए कि सर दोबारा नहीं बताएंगे मुझे, ऐसी सोच रहेगी तो आपका ज्यादा दिमाग काम करेगा और आप एक ही बार में समझने की कोशिश करोगे। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। यदि आप ये सोचकर क्लास करते हो कि बार बार सर मैं दोबारा वीडियो देख लूंगा, दोबारा सर से पूछ लूंगा, तो इससे क्या होगा? आप अपना समय बर्बाद करोगे। आप ये कोशिश, ये सोच के पढ़ा करिए, ध्यान लगाया करिए कि मैं दोबारा सर मुझे बताएंगे नहीं, या दोबारा वीडियो ही उपलब्ध नहीं है, तो फिर ज्यादा कंसंट्रेशन बनेगी आपकी। ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका केवल खुद के साथ वो रिलेशन में होने चाहिए, केवल खुद के साथ। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, ए के सभी एलिमेंट, ए के, यहां पर नोट में लिख लीजिए आइडेंटिटी रिलेशन में, ए के सेट, ए के सभी एलिमेंट, सेट ए के सभी एलिमेंट्स, सेट ए के सभी एलिमेंट्स, ठीक है, केवल खुद के साथ, केवल खुद के साथ रिलेशन के साथ रिलेटेड रिलेशन में होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए। पता कि मैंने अंग्रेजी लिखी तो हिंदी ही है, व्हाट्सएप लैंग्वेज, व्हाट्सएप लैंग्वेज है। सेट, देखो मैंने ये कहा कि कोई भी एलिमेंट जो एक ए का है उसका रिलेशन, मतलब सॉरी, जितने भी एलिमेंट्स ए के अंदर हैं उनका रिलेशन केवल खुद के साथ होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, सभी एलिमेंट्स का। तो जो को 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, जितने भी एलिमेंट्स ए में थे उनका रिलेशन खुद ही के साथ है और किसी के साथ नहीं है।
तो इसीलिए ये आइडेंटिटी हो गया, पर ये वाला आइडेंटिटी नहीं होगा R2 वाला, क्योंकि 1 1 है, 1 का 1 के साथ है, ठीक है, 2 का 2 के साथ है, ये भी ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, 3 का 3 के साथ है, ये भी ठीक है। तो फिर 1 का 2 के साथ है, गड़बड़ हो गया ना, 1 का 2 के साथ हो गया ना, वो नहीं चाहिए। ओके, तो ये आपका R2 आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। सिंपली एक और बात समझ सकते हैं, ठीक है, कि केवल खुद के साथ होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं। सिंपली ये समझ सकते हैं कि ए में जितने एलिमेंट हैं, ए में कितने एलिमेंट है, 3, 3 से ज्यादा एलिमेंट हो गए तो वो तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि वो आइडेंटिटी नहीं होने वाला, वो तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। यदि इसके पास 3 एलिमेंट हैं तो फिर आइडेंटिटी रिलेशन में भी 3 ही एलिमेंट होने चाहिए। 4 हो गया तो ऑटोमेटिक पता चल गया कि आपके वो रिजेक्ट हो गए। अच्छा, 3 हो गए तो जरूरी नहीं है कि वो होगा, लेकिन 4 हो गए तो पक्का रिजेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि मुझे 1 1 2 2 3 3 केवल यही पार्ट दिखना चाहिए उसमें, और कुछ नहीं दिखना चाहिए, तब वो आइडेंटिटी होगा। इसका मतलब R3 भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। सर लेकिन आपने इससे पहले 1 का 2 के साथ रिलेशन लिखा है, चाहे आप पीछे देख लो, 1 का 2 के साथ कहां पर? रिलेशन ऑन द सेट ए में आपने पीछे 1 का 2 से लिखा है, मार्क किया है। हे प्रभु, तो भैया ये तो पूरा है ना, ये पूरा है, ये तो सारी पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूं। मैंने कब कहा कि ये जो मैंने बनाया है वो आइडेंटिटी रिलेशन का बनाया है? भाई 1 2 3 है तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? 9 होंगे। ए क्रॉस ए में कितने होंगे? 9 एलिमेंट होंगे। तो 9 एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं। अब मैंने उसमें से एक सबसेट उठाया, उसका मैंने एक सबसेट उठाया, ये मैंने एक सबसेट उठाया इस ए क्रॉस ए से। मैंने क्या किया, ए क्रॉस ए का एक सबसेट उठाया R1, वो एक सबसेट ये हुआ, इसे हम आइडेंटिटी बोलेंगे। इसका एक सबसेट R2 भी होगा, पर इसे आप आइडेंटिटी नहीं बोलोगे, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है केवल उनका रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। आप कुछ और बातें मिला रहे हो इसमें, ठीक है, वो आप कुछ और रिलेशन मिला रहे हो। ये मैं एक सेट उठा रहा हूं, जैसे इसके 9 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 9 मतलब 512 इसके सबसेट बनेंगे। ए क्रॉस ए के कितने सबसेट बनेंगे? 512। तो 512 रिलेशन बनेंगे आपके, और उन 512 रिलेशन में मैंने एक रिलेशन R1 ये उठाया है, और मैंने कहा भाई ये वाला आइडेंटिटी होगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स ए के थे उनका रिलेशन खुद के साथ है। तो मैं आपको मैंने यदि सिंपली आपको बता दिया कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद के साथ यदि केवल हैं, किसी और के साथ नहीं होने चाहिए, मतलब 1 का केवल 1 के साथ होना चाहिए रिलेशन, किसी और के साथ नहीं। 2 का केवल 2 के साथ, किसी और के साथ नहीं। 3 का केवल 3 के साथ और किसी के साथ नहीं। यदि ये दिख रहा है तो आइडेंटिटी हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, लेकिन आप ओवर दिमाग लगाने लगते हो। इतना तो सफिशियंट है समझना, फिर वो होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं। मैंने आपसे कहा कि ठीक है कि छत से छलांग लगाओगे तो मैं 100 रुपए दूंगा तुम्हें। इस छत मतलब ये जो छत दिख रही है इससे छलांग लगाओगे तो 100 रुपए दूंगा मैं, नीचे गद्दा उद्दा लगा, टेंशन मत लो। अब तुम्हारा प्रश्न क्या है, सर वो वाली छत से लगा दिया तो? सर छत से कूदेंगे नहीं, छत पर डांस कर लिए तो क्या होगा? सर सीढ़ी से आगे तो क्या पैसा दोगे क्या? भैया जितना बोला गया है उतना, कि छत से छलांग लगाने का मैंने आपको कहा नीचे गद्दा लगा, आपको 100 रुपए मिलेंगे इस छत से। इसका मतलब यह है कि बाकी कुछ करोगे तो नहीं मिलेगा आपको। सिंपल सी डेफिनेशन है।
अब तुम एक्स्ट्रा दिमाग लगाना शुरू कर देते हो इसमें। मैंने कहा कि जितने भी ये हैं उनका केवल खुद के साथ होना चाहिए। ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वन का किसी और के साथ नहीं, केवल खुद के साथ होना चाहिए, जबकि इस वाले रिलेशन में वन का टू के साथ भी हो गया है। इस वाले रिलेशन में वन का वन के साथ है, टू का टू के साथ है, वन का टू के साथ हो गया है, तो भी नहीं है, और एक 3,3 भी तो नहीं है। सबका होना चाहिए रिलेशन और केवल खुद के साथ होना चाहिए। जब केवल वर्ड इस्तेमाल होता है तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो यार। अब हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, ठीक है, ठीक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, जैसे मान लीजिए ए सेट है आपके पास 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि ए बिलोंग्स टू और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब उसको ये दिखना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, अपनी भाषा में आप लिख लीजिएगा। एक R1 रिलेशन उठाया 1 1 2 2 3 3, एक R2 उठाया 1 1 2 2 3 3 1 2, फिर R3 उठाया 1 1 2 2 1 2, R4 उठाया 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3, ये उठाया। अब देखिए, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अब अपनी कॉपी में आप खुद लिख लीजिए अपनी भाषा में, ठीक है। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए का खुद के साथ जो भी एलिमेंट है इसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। केवल खुद के साथ नहीं बोला है मैंने, ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ होना चाहिए रिलेशन, ठीक है, बस। इन एलिमेंट्स का खुद के साथ होना चाहिए, केवल वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, केवल खुद के साथ नहीं, खुद के साथ होना चाहिए बस। तो जब मैंने डिफिनेशन में यह बोला कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो फिर बाकी मैं नहीं देखूंगा रिफ्लेक्सिव के लिए। लेकिन जब मैंने यहां पर बोला कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका केवल खुद के साथ होना चाहिए, इसका मतलब ये तीनों देखने के बाद भी आप ढूंढोगे कि कुछ और तो नहीं है, कुछ और नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैंने ये बोला कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद के साथ होना चाहिए, तो बाकी आप नहीं देखने जाओगे। यदि मैं पूछ रहा हूं कि R1 रिफ्लेक्सिव है क्या, तो केवल ये देखने जाओगे आप कि 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 है कि नहीं है। यदि वो है तो बाकियों से आपको लेना देना नहीं है कि उसके अंदर क्या है मौजूद। तो R1 आपका रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि वो चीज आपको दिख रही है। R2 भी होगा, यदि कुछ एक्स्ट्रा हो भी गया तो रिफ्लेक्सिव को कोई समस्या नहीं होती है, ये भी होगा। R3 नहीं होगा क्योंकि सबका होना चाहिए, हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। R4 आपका हो जाएगा क्योंकि आपको 1 1 2 2 3 3 दिख गया, बाकी क्या है उसमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप क्या निकाल रहे हो, रिफ्लेक्सिव निकाल रहे हो, बाकियों से कोई लेना देना नहीं है बेटा। फिर आप एक का प्रश्न हो गया कि सर 1 1 2 2 दो बार हो गया, तो 2 बार सेट में कोई महत्व नहीं होता राहुल जी। 2 बार यदि सेट में आपने एक ही नंबर को एक ही एलिमेंट को लिखा है तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। यदि आपने 1 1 2 बार भी लिख दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो एक ही बार काउंट होता है, ठीक है। R3 नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसी सेट को ले लेता हूं मैं 1 2 3, 1 2 3, और मैंने एक रिलेशन निकाला, पहला वाला ही रिलेशन, वही वाला उठा लेता हूं 1 1 2 2 3 3, ठीक है। R2 1 1
2 2, 1 2, 8 3 उठा लिया, 2 3, 3 2, 1 1, 2 2, 1। आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बस एक मजाक के तौर पर एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, मजाक के तौर पर, मजाक ही लीजिएगा, सीरियस मत लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये राहुल है, ठीक, और यहां पर कौन है, यहां पर किसी का नाम दिख रहा है, अर्जुन है। मतलब एक मजाक है। राहुल को मैंने यदि डंडा दिया, राहुल को मैंने यदि डंडा दिया, ठीक है, तो वो क्या कर दे रहा है, अर्जुन को पीट दे रहा है। और इस प्रोसेस को, कि राहुल को मैंने डंडा दिया और वो पीटना, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। मान लीजिए एक मजाक है ये, कि राहुल को मैंने एक डंडा प्रोवाइड किया, ठीक है, और वो अर्जुन को ऐसे नया बनाया है, देखें फिट बैठता है कि नहीं। मैं तो ऐसे बना लेता हूं, चलो देखता हूं फिट बैठता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए राहुल को आपने डंडा दिया, ठीक है, और वो अर्जुन को पीट दिया, तो डंडा दिया और वो उसको पीटता है, तो फिर वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। मान लीजिए कि आपने राहुल को डंडा दिया ही नहीं, बेकार एग्जाम्पल है, छोड़ो यार, मजा नहीं, इसमें नहीं आएगा मजा, ट्रांजिटिव वाले में आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल बोलता हूं कि जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता हैं, वो आपको मैं आपको इससे रिलेशन अलग ले जाता हूं एक चीज समझाने के लिए, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि आपके माता पिता हैं, वो आपको पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, ठीक है, और किताब भी देते हैं, जैसे आपके लिए कोर्स खरीदने के लिए आपको पैसे दिए होंगे आपके माता पिता, ठीक है। अब यदि आप पढ़ाई नहीं करते हो, या तो आप कह दो कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मैं कुछ और करना चाहता हूं, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सफल नहीं भी हुए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आज जैसे आप मेहनत नहीं किए तो गलत किए, मेहनत तो करना चाहिए, वो आपके कंट्रोल में। तो देखो, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उससे कभी हताश नहीं होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। हमारे कंट्रोल में हमारी होती मेहनत, वो हमारे पूरे कंट्रोल में है। यदि हमने नहीं किया तो गलती वहां पर है हमारी, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन मेहनत नहीं किया तो मेरी गलती है। यदि मैं मेरे पास पापा मम्मी पैसे दे रहे हैं और यहां पर मैं जाकर वहां ऐस कर रहा हूं, तो गलत यहां पर है। यदि आप दिन रात मेहनत करते हो, लगे रहते हो, नहीं रिजल्ट होता, कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत चीजें हैं। तो अब आप बताइए कि आपके घर वाले, आपके माता पिता आपको पैसे देते हैं और आपने नहीं पढ़ा तो गलत हुए। मान लो कि आपके माता पिता ने आपको पैसा ही नहीं दिया, आपको पैसा ही नहीं दिया, किताब कॉपी नहीं दिया, ना कोर्स खरीदवाया, कुछ नहीं किया, ना आपको पेन दे रहे हैं, ना कॉपी दे रहे हैं, तो फिर आपने यदि पढ़ाई नहीं करी, यदि पढ़ नहीं रहे हो, तो क्या गलत किया आपने? कुछ गलत नहीं किया भाई। आप चीजें तो प्रोवाइड कराओ, चीजें तो प्रोवाइड कराओ, तब तो कहो कि भाई पढ़ा कि नहीं। जैसे मैं आपको, यदि मैं आपके घर में गया और तो आपको मैंने आपको चीनी, चाय पत्ती और क्या कहते हैं, दूध पकड़ा दिया, तब आपने चाय नहीं बनाई तो गलती करी ना। यदि आपके पास कुछ है ही नहीं तो फिर आप गलत नहीं हो। फिर आप क्यों गलत हो यार? आप तो फिर बना ही नहीं सकते, तो कोई बात नहीं है। वही चीजें यहां कुछ मिलेंगी, अभी कुछ देर में इस बात को समझेंगे कि क्या है ये। देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन, अभी नहीं, सिमेट्रिक में नहीं, शायद ट्रांजिटिव में इस तरह की चीजें अप्लाई होंगी। देखिए, ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तब आपको देखना है कि बी ए है कि नहीं है। यदि ए बी आर में है, ठीक है, ठीक,
यदि ए बी आपका रिलेशन में दिख रहा है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, देन आर इज सिमेट्रिक। मेरी बात समझिएगा, यदि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बस आपको यह देखना है कि जो है उनकी यदि हम जगह चेंज कर देते हैं तो क्या वो भी रिलेशन में मौजूद है क्या? तो देखो 1 1 इसका उल्टा है, 2 2 इसका उल्टा है, 3 3 इसका उल्टा है। ठीक है, 1 1 इसका उल्टा है, 2 2 इसका उल्टा है। ठीक, और 1 2। अब से कोई अगर ये बाहर से आएगा और बोल दूंगा कि भाई कुछ कुछ खाना पीना है तो लेकर आना, नहीं तो मत। ये कब बोला मैंने यार, कैसी बातें कर रहे हैं। 1 1 है, जो है उसका उल्टा है, हाँ, जो है उसका उल्टा है, हाँ। 1 2 है, इसका उल्टा है, नहीं, तो नहीं होगा। जो है उसका उल्टा होना चाहिए। 2 3 इसका उल्टा देखो कहीं पर है, हाँ, ये 3 2 है, तो 2 3 का उल्टा है 3 2। 1 1 उसका उल्टा 1 1 है, 2 1 उसका उल्टा 1 2। 1 2 कहां है, नहीं है, तो नहीं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती सिमेट्रिक में, ट्रांजिटिव में आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब यहां पर वो एग्जाम्पल काम आएगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ए के पास यदि 1 2 3 है, देखिएगा अब एक रिलेशन डिफाइन कर देता हूं मैं, 1 1 2 2। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये मैंने आपको दूध दे दिया और ये बाकी, और मैंने आपको क्या दे दी, मान लीजिए चीनी दे दी, बाकी चीजें आपके पास मौजूद थी। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट बनने के लिए दूध का इस्तेमाल था और चीनी का इस्तेमाल था, उसके बाद वो प्रोडक्ट बन के तैयार था, खीर। चलिए, खीर बन के तैयार था। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको दूध प्रोवाइड कराया और चीना लिख गया, ये चीनी प्रोवाइड कराई, दूध प्रोवाइड कराया और चीनी प्रोवाइड कराया, तब मैं आशा करूंगा ना आपको खीर बनाना है। मान लीजिए केवल मैंने दूध ही प्रोवाइड करा दिया तो आपने खीर नहीं बनाया, तो इसमें क्या गलती है आपकी? कुछ गलती नहीं है यार, कोई गलती नहीं है। या फिर मैंने केवल आपको चीनी प्रोवाइड करा दी और आपने खीर नहीं बनाया, तो आपकी क्या गलती है? नहीं गलती है ना। यदि ये दोनों मैंने आपको प्रोवाइड कराए और आपने यदि खीर नहीं बनाया तो गलती आपकी है। जब आपने आपको कुछ दिया ही नहीं तो फिर काहे की गलती? वही चीज यहां इस्तेमाल होगी। देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का किसी और के साथ यदि रिलेशन है, तो आपका क्या होना चाहिए? ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब आपका ये ट्रांजिटिव होगा। समझ रहे हो? ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन आपका ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि मैं आपको बी सी ना दूं, जैसे ए और बी, ए का बी के साथ तो है पर बी का किसी और के साथ नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपको प्रोवाइड ही नहीं करा रहा हूं वो चीज। ट्रांजिटिव होने के लिए आपको मैं प्रोवाइड ही नहीं करा रहा हूं वो चीज, तो आपकी गलती नहीं है, आप ट्रांजिटिव तब भी रहोगे, आप अच्छे इंसान रहोगे। ठीक है, मान लीजिए ट्रांजिटिव इज लाइक अच्छा इंसान। अब मैंने आपको ये दो चीजें प्रोवाइड कराई और आपने ये बना दिया, तो आप एक अच्छे इंसान कहलाओगे। लेकिन मान लो कि ये चीज आपने प्रोवाइड कराई और ये प्रोवाइड ही नहीं कराई, तो मेरी गलती थोड़ा ना यार। ठीक है, मैं तब भी ट्रांजिटिव रहूंगा। तो मैं कहूं कि R1 ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो ये है, R1 ट्रांजिटिव है।
कह रहा आपने इनवर्स रिलेशन नहीं पढ़ाया, तो रिलेशन खत्म कहां हो गया बेटा? रिलेशन चैप्टर खत्म हो गया क्या? ये वही वाली बात हो गई, किसी के घर में गए, आप 2 मिनट बैठे, उसने चाय पूछी तो उससे कह रहे हो आपने खाना नहीं खिलाया यार, है? जैसे मान लो किसी के घर में गए और 2 मिनट बैठे और उसने चाय ला के दिया, नमकीन ला के दी, तुम कह रहे हो खाना नहीं खिलाया आपने। अरे भैया बैठो तो यार, उसके घर में खिलाएगा, क्या टेंशन ले रहे हैं? तो ये आपका रिलेशन होगा। क्यों होगा रिलेशन? क्योंकि भाई वन का वन के साथ है, क्या वन का किसी और के साथ ने आपने मुझे दिया? नहीं दिया ना, तो मेरी क्या गलती? ये कोई दिक्कत नहीं। देखिए वन का वन के साथ रिलेशन है, अब इसका किसी और के साथ है ही नहीं, तो फिर ये ट्रांजिटिव होगा। इसकी वजह से ट्रांजिटिव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो का दो के साथ है, दो का किसी और के साथ आपने मुझे दिया, नहीं दिया, तो फिर काय बकवास कर रहे हो? ट्रांजिटिव इसकी वजह से भी होगा। वो 3 का 3 के साथ है, 3 का किसी और के साथ आपने दिया, मुझे नहीं दिया, इसका मतलब यह हुआ कि भाई ट्रांजिटिव हूं मैं। जब आप ये दोनों चीजें मुझे प्रोवाइड कराओगे तब बात करना मुझसे ना, तब बात करना कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब नहीं दे रहे हो तो चुपचाप बैठे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि ये दो चीजें तुम प्रोवाइड करा रहे हो मुझे, तब देखो मेरे अंदर कमी ना, कि मैंने काम किया कि नहीं किया, ये आया कि नहीं आया। जब आपने दिया ही नहीं दोनों चीजें, तो फिर मेरी गलती नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर और रिलेशन देखते हैं R2 में, जिसे 1 का 1 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, एक 3 का 2 के साथ है, और 2 का 3 के साथ है। जैसे मान लीजिए ये मैंने रिलेशन बना दिया, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि भाई 1 का, देखिए आपको ट्रांजिटिव में बहुत, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे क्या होगा, ठीक है। बेटा ये एग्जाम्पल मोहन जी मैंने सोच कर नहीं आता, मेरे इंस्टेंट दिमाग में जो आता है मैं वही बनाने की कोशिश करता हूं, मैं घर से सोच कर नहीं आता, ज्यादा प्री डिफाइन चीजें मैं नहीं करता हूं कभी भी, ठीक है, क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूं। मैं एक्टर नहीं हूं कि मैं रिहर्सल करके आऊंगा, रिहर्सल करके आऊंगा मैं एक्टर नहीं हूं, ठीक है। तो कोई चीज प्री डिफाइन करके मैं नहीं आता, ठीक है। चलिए देखिए 1 का 1 के साथ है, ऐसे करना है, एक एक एलिमेंट उठाना है जिससे गलती नहीं होगी आपसे। आपकी गलती यदि नहीं करवानी, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं कई स्टेप को छोड़ देते हो। कई बार क्या होता है, एक दो को चेक किया, क्योंकि यहां तो कम है, आसान है। जब 5 7 8 दिए होते हैं तो कई बार आप वो कॉम्बिनेशन तलाश नहीं पाते हो सही से। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसे लिखिए, आप हर एक सबको उठाइए, आप कहिए 1,1 उठाया, अब बताइए 1 का किसी और किसके साथ है? 1 का 3 के साथ है, ठीक है। तो फिर 1 1 कटा, 1 का 3 के साथ मौजूद है ना, 1 का 3 के साथ मौजूद है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 1 का 1 के साथ है और 1 का किसी और के साथ तो है नहीं, खत्म। अब उठाइए किसको? दूसरे वाले को उठाइए, 1,3। 1 का 3 के साथ है, 3 का किसी और के साथ है क्या? 3 का 2 के साथ है, 3 का 2 के साथ है। तो आपको चाहिए 1,2, तो क्या 1,2 कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो फिर ये R2 आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। R2 आपका, आप एक नहीं है, आप रामानुजम जी से कम नहीं बेटा। अब मेरी तुलना रामानुजन जी से कर उनकी बेइज्जती मत करो, ठीक है, ठीक है। उन्होंने जो किया है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो रामानुजम जी से तुलना मत करो यार, इतना बड़े आदमी से क्या तुलना कर रहे, किसी और से कर लो थोड़े मोड़े, ठीक है। छोटे मोटे 2 4 गणित का पढ़ लिया मैंने, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं है मुझे, ठीक है। तो आप तुलना भी किससे कर रहे हो? गणित के भगवान से। हम क्या है, हम तो बस 11th 12th एक
एक 28 चैप्टर को जानने वाले इंसान हैं, जिनके केवल क्वेश्चंस करना जानते हैं। और क्या आता है बताइए। देखिए आपको क्या करना है, जब ट्रांजिटिव उठाना है तो ऐसे उठाना है कि भाई 1 1 उठाइए। अब चेक करिए 1 का किसी और के साथ है क्या, तो जिसके साथ भी है सब लिख दीजिए। 1 का 3 के साथ है तो 1 3 है क्या, तो है। 1 का 3 के साथ था, 3 का किसी और के साथ ढूंढिए। तो 3 का 2 के साथ था, तो 3 का 2 के साथ था तो 3 3 कटा, 1 2 होना चाहिए, जबकि 1 2 मुझे कहीं पर नहीं दिख रहा था, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, थोड़ा ट्रांजिटिव में दिक्कत होती है। मैं एक रिलेशन और डिफाइन कर देता हूं कि 1 1 1 3 2 1, ठीक है, 2 3 3 2 3 1। जैसे ये मैंने उठा लिया, ये मैंने उठा लिया, ठीक है। तो R3 की बात करते हैं, 1 1 1 3 2 1 2 3 3 2 3 1, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अब हमें यदि ट्रांजिटिव पता करना है, यदि मुझे ट्रांजिटिव पता करना है, ठीक है, यदि मुझे ट्रांजिटिव पता करना है, मुझे यदि ट्रांजिटिव पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा उठाया मैंने 1 1, पहला वाला उठाया, जिससे गलती नहीं होगी। अब मैं देखता हूं 1 का किसके किसके साथ है, तो 1 का 3 के साथ है, तो फिर क्या होना चाहिए, 1 1 कट के 1 3 होना चाहिए ना। तो 1 3 है, तो 1 3 यहां पर है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब 1 का 1 के साथ है, 1 का किसी और के साथ है क्या, 1 का किसी और के साथ नहीं है, तो ठीक है, 1 1 का सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो गए। अब उठाते हैं 1 3, 1 3 उठाते हैं। अब देखते हैं 3 का किसके किसके साथ है, तो 3 का 2 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, और 3 का 1 के साथ है। तो ये 1 3 के साथ कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो 1 3 मतलब 3 का किसके किसके साथ है, तो 3 का 2 के साथ है, तो 1 2 होना चाहिए। 1 2 यहां पर है क्या कहीं 1 2, यदि नहीं है तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। यदि एक भी मिल गए तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और ऐसे और रिलेशन, अब आप देखो कमी, क्योंकि ये कमी है। जैसे क्या होता है कि जैसे प्रशांत सर, मान लीजिए किसी को बच्चे को कहता है प्रशांत सर बेकार है, मान लीजिए बोल दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कोई एक कमी ढूंढेगा, ठीक है। तो किसी को यदि बेकार बोलना है तो उसकी एक कमी ढूंढिए, उस पर बेकार बोल दीजिए। लेकिन अच्छा होने को आप एग्जाम्पल से नहीं बता सकते। जैसे क्या हुआ कि यदि मैं किसी, कोई एक गरीब है, कोई एक भिखारी है, उसको मैंने मान लो पीट दिया, तो क्या हो जाऊंगा, ये चीज यदि मान लो मैंने उसको पीटा और ये सबने देखा, तो आप क्या कहेंगे, यार बड़ा बेकार इंसान है, बताइए गरीब आदमी को पीट रहा है। ठीक, ये प्रूफ हो गया कि मैं बेकार हूं। ठीक, प्रूफ हो गया ना कि मैं बेकार इंसान हूं, मैं गरीब आदमी को पीट रहा हूं। लेकिन जब मेरे अच्छाइयां बतानी होगी तो फिर आप एक अच्छाई से आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते, एक अच्छाई से किसी को अच्छा नहीं बोल सकते। लेकिन किसी की बुराई करनी है तो फिर एक चीज काफी है उसकी बुराई करने के लिए। तो यही चीज होती है, यदि मुझे इसको ट्रांजिटिव नहीं प्रूफ करना है, ठीक है, यदि मुझे किसी को ट्रांजिटिव, किसी के बारे में बताना है कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो एक एग्जाम्पल मिल गया ये वाला, बस बहुत है। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक एग्जाम्पल काफी है इसकी बुराई करने के लिए कि भैया ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, चलिए बात समझ में आ गई। तो बाकी हम नहीं ढूंढेंगे, लेकिन तरीका यही है कि आप 1 3 का 3 के, अब 1 3 का देखिए, 3 का किसी और के साथ भी क्या है, 3 1 है, तो क्या 1 1 है, हाँ 1 1 है, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो नहीं मिला ना, जबकि हमें सभी के सभी मिलने चाहिए। एक भी कमी मिल गई तो मैं उसको कह दूंगा यार ये ट्रांजिटिव नहीं है। मुझे एक भी मिल गया तो, एक भी मिल गया तो वो नहीं है, बाकी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप फिर उठाओगे 2 1, फिर 1 का किसी और के साथ देखोगे,
इस तरह से आप चेक करते हैं जिससे गलतियां नहीं होंगी। तो ये समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन याद रखिएगा, कोई भी रिलेशन यदि आर एस एंड टी सभी हो तो उसे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। उसे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए, कोई भी रिलेशन यदि आर एस एंड टी सभी हो तो उसे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। अरे बोलते रहते हैं लोग यार, बोलते रहते हैं किसी के बारे में, बहुत गंदा लगता है। आजकल तो टीचर्स भी बोलते हैं दूसरे के बारे में गलत, दूसरे टीचर के बारे में गलत। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा करते क्यों है। संस्कार मर गए हैं, संस्कार मर गए हैं। आप सही गलत पर बात कर सकते हो, पर देखिए जब किसी के बारे में कमी आपको नजर आ रही है, आपको लगता है, तो आप उसे डायरेक्ट बात करिए। ठीक है, सोशल मीडिया पर या किसी के सामने किसी की बेइज्जती करना ये अच्छी बात नहीं होती है, चाहे वो कितना भी बेकार हो, चाहे वो आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आपका अधिकार है, किसी भी अध्यापक का अधिकार होता है पढ़ाना। तो आप पढ़ाइए, आपको लग रहा है कि बच्चा आपसे संतुष्ट हो रहा है तो वो आपसे खुद ही पढ़ेगा। ये नहीं कि दूसरे की बुराई कर दीजिए, दूसरे को बेकार साबित कर दीजिए और फिर आप पढ़ाइए। तो ये ऐसे बेकार की चीज होती है जिसे संस्कार, जिसे बोलते संस्कार मर गए हैं, वाला डायलॉग है ना, एक संस्कार मर गए हैं। जब हम क्लास में खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं, इसका मतलब हम कितने संस्कारी हैं आप खुद सोच सकते हैं। जब किसी अध्यापक के बारे में, किसी का नाम लेके किसी के बारे में हम गलत बोलते हैं, कैसे संस्कार है? नाम लेके, वैसे तो आप बोल सकते हो, इतना कोई गलत नहीं होता, पर नाम लेके बोलते यार वो बेकार है, वो बेकार है। क्यों बेकार है? आपको अधिकार किसने दे दिया किसी को बेकार बोलने का? आप अच्छे हो, इससे क्या मिलेगा? नहीं बोलना चाहिए। आपको लगता है तो आप जाके पर्सनली मिलिए, आपको इतना खराब लगता है, लेकिन वहां नहीं बोलते लोग। ठीक है, बहुत गलत चीजें होती हैं ये। अब जब हम खुद ही ऐसा कर रहे हैं कि किसी की बुराई कर रहे हैं नाम लेके, तो फिर हम क्या सिखाएंगे दुनिया को, और क्या हम सिखाना चाहते हैं बच्चों को? और जेलसी नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं किसी भी नहीं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं ये नहीं देखता कि गणित का कोई टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है, कितना खराब पढ़ा रहा है, कौन बढ़िया पढ़ा रहा है। क्यों जेलसी किसी के साथ रखनी है? सब अपना पढ़ा रहे हैं। सही गलत की मैं बात करता हूं, कौन गलत कर रहा है ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, कौन गलत कर रहा है वो मेरा काम नहीं है। आपको गलत सही लग रहा है तो आप पर्सनली मिलकर बात कर सकते हो, आप पर्सनली बताइए। वो सब बेकार की चीजें होती है, छोड़ो। या कोई भी रिलेशन यदि आर एस टी सभी है तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, कोई भी रिलेशन यदि आर एच टी सभी हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन मौजूद है। देखो मैं कभी ऐसे तुलना नहीं करता, ठीक है ना, तो मैं अपने बारे में बहुत ज्यादा आता हूं। मैंने कभी देखो अपने आप को बढ़िया बोला है? मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूं, मेरे से पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं बोला मैंने। ये है, आप सही सही गाइडेंस दो ना। ऐसा होता कि किसी टीचर की बदौलत सिलेक्शन हो जाता तो यार मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के ना मैं चला जाता, पता है, सचिन तेंदुलकर के पास, और मैं उनसे क्रिकेट सीख लेता 1 महीने के लिए। फिर मैं तो कल चौके छक्के मारता, नाम होता वहां, आईपीएल खेलता यार, इंटरनेशनल खेलता मैं भी। ऐसा होता तो, या फिर मैं चला जाता एक बहुत बड़े ब्रिलियंट कोई गणित के अध्यापक हैं उनसे जाकर पढ़ लेता मैं, और 2 महीने बाद मैं सबसे ज्यादा नॉलेज वाला हो जाता। हो सके जाके मैं 4 दिन ट्रेनिंग कर लेता उनसे, और मैं बहुत बड़ा फुटबॉलर हो जाता। मैं मेसी जी के पास चला जाता है, रोनाल्डो के पास चला जाता, फुटबॉलर हो जाता मैं 10 दिन के अंदर। तो किसी टीचर्स के बदौलत सिलेक्शन होगा ये उतना सही नहीं होता है। ठीक है,
हाँ, मैं ट्रिक वाला को गलत बोलता हूं तो मैंने किसी पर्सन को नहीं बोला है गलत, मैंने किसी पर्सन को नहीं बोला है कि कौन सिखाता है आपको, वो उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं केवल प्रैक्टिकली बात करता हूं और वो मैं तभी भी टिका हुआ हूं क्योंकि ट्रिक जो होती है वो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस में लगती है। यदि आप कहोगे तो मैं कल आपको सिखाने लगूंगा और ऐसी लेकर आऊंगा, ऐसी सिखाऊंगा जो आपने कभी देखी नहीं होगी। क्योंकि प्रैक्टिकल बात यही है कि जब भी एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन आता है ना, तो फिर हमें केवल अपने कॉन्सेप्ट ही याद आएंगे और कुछ हमें याद ही नहीं आता। ये जो लोग पेपर दिए होंगे वो जानते होंगे, ठीक है, जो पेपर दिए होंगे वो जानते होंगे। मेरा काम ये नहीं है कि किसी के बारे में बोलना, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो नहीं है। देखिए ट्रिक लगती है, गलत तो बच्चे हैं, टीचर गलत उतना नहीं है, टीचर बताता है आपको ट्रिक, लेकिन आप फिर वही हर एक क्वेश्चन में ढूंढने लगते हो, वहीं पर वहां पर वो गलत हो जाती है, वहां पर गलत हो जाती है कि आप हर एक क्वेश्चन को वैसे ही है। ट्रिक जस्ट लाइक अ फुल टॉस, ट्रिक क्या है, एक फुल टॉस है। यदि फेंकने वाले ने ओवर में फेंकी तो मार दोगे छक्का, और यदि उसने यॉर्कर, वो सारी यॉर्कर निकल गई तो फिर हो जाओगे बोल्ड। बस यही होती है। अब वो एक ओवर में कितनी फुल टॉस आ रही है ये उस पर डिपेंड करेगा, फेंकने वाले पर, और सारे बॉलर्स में से कितने आपको फुल टॉस फेंकेंगे यही है। तो सारे बॉलर हो गए सारे चैप्टर और ट्रिक हो गई फुल टॉस। अब सारे बॉलर एक ओवर में कितनी फुल टॉस मारते हैं वो तो फिर बॉलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी रिलेशन यदि आर एस टी सभी हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो जैसे मैं एक रिलेशन ए डिफाइन कर दूं 1 2 3, और सॉरी एक सेट ए डिफाइन है, इसी के ऊपर रिलेशन डिफाइंड है, और R1 1, 1 2, 2 और 3, 3, क्या ये तीनों हैं? क्या यहां पर तीनों, ठीक है, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? तीनों है। देखिए आप इसमें ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सबका खुद के साथ रिलेशन है, जो दिया है उसका उल्टा भी है, जो दिया है उसका उल्टा भी है, और वन का वन के साथ है, वन का किसी और के साथ तो दिया नहीं है, तो फिर हम इसे ये नहीं बोलेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं। जब दिया ही नहीं तो क्या करना, यदि दिया है तब होना चाहिए वो पहला और आखिरी वाला। तो ये तीनों की तीनों है, ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन के बारे में, ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशन के बारे में। ओके, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इनवर्स रिलेशन के बारे में। इसके बाद देखिए इनवर्स रिलेशन की हम बात करें तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, देखो जैसे ये आर एक सेट ए था 1 2 3, और आपने एक रिलेशन बनाया आर, वो क्या बनाया 1, 1 1, 2 और 2, 3, ये आपका क्या है, एक रिलेशन है। तो आर इनवर्स क्या होता है, आर इनवर्स क्या होता है, बस सारे एलिमेंट्स को आपको क्या कर देना है, पलट देना है। क्या कर देना है, पलट देना है, ठीक है, सबको क्या कर देना है, पलट देना है। 1, 1 उसको पलट दीजिए, 1, 2 को 2, 1 लिख दीजिए, 2, 3 को 3, 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो आर इनवर्स क्या करता है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको क्या कर दीजिए, आप पलट के लिख दीजिए। मतलब आर में कैसे एलिमेंट हैं, ए बी टाइप्स के हैं, जो ए बिलोंग्स टू ए है और बी बिलोंग्स टू क्या है, बी है, ठीक है।
और आर इनवर्स यदि लिखना है तो आपको क्या कर देना है, बी ए, ऐसे बी ए का कलेक्शन लिख देना है जहां पर ए बी बिलोंग्स टू क्या है, आपको आर से लेने हैं। ए बी बिलोंग्स टू आपको रिलेशन में मौजूद होंगे, उसका इनवर्स निकालना है तो आप बी ए का कलेक्शन ले लीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए, कहने का मतलब है। ठीक है, सिंपल क्या कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। 1 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 1, 1 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2 1, और 2 3 का कितना हो जाएगा आपका, 3 2 हो जाएगा। 2 3 का क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। अब ये बताइए मुझे, इनवर्स तो समझ में आ गया कि आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। इसका मतलब आर यदि ए से बी है तो आर इनवर्स जो हो जाएगा वो बी से ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन का जवाब बताइए, यदि आर बराबर, इफ आर बराबर आर इनवर्स है, देन आर क्या होगा, देन आर क्या होगा बेटा, आर का मान क्या होगा, जल्दी बताइए। यदि आर बराबर आर इनवर्स है तब आर का मान बताना है। आर बराबर क्या है, आर इनवर्स है, तो आपको किसका मान बताना है, आर का मान बताना है, आर की वैल्यू बतानी है। आर क्या है, आर कौन सा रिलेशन है, यदि आर आर इनवर्स दोनों बराबर हैं तो आर कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से क्या होगा आर। यदि आर और आर इनवर्स दोनों बराबर हैं, दोनों सेम है, तो यदि आर आर इनवर्स दोनों सेम हो गए तो वो क्या होगा, कौन सा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक। एक बात बताइए, ये आर सिमेट्रिक है क्या, आइडेंटिटी नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा। आर आर ये बताइए, आर ये सिमेट्रिक है क्या, मैं बताता हूं आपको। कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं, प्रूफ होना चाहिए आपके पास, प्रूफ। जब तक प्रूफ नहीं है तब तक आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत करके आओगे। यदि आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे और बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत करके आओगे एग्जाम में। ये ध्यान रखिए, ये होता है। जो बच्चे एग्जाम देकर आए उनसे पूछिएगा कि क्यों इतनी गलतियां करके आए हो, तो बताएगा, कंफ्यूज होगा, ये सब वो हो गया। क्या ये आर सिमेट्रिक है, इस समय नहीं है। इसलिए देखिए आर आर इनवर्स बराबर भी नहीं है, ये बराबर नहीं है, आर और आर इनवर्स बराबर नहीं है। लेकिन देखिए मैं आर को यदि आर सिमेट्रिक ले लेता हूं, जैसे मैंने 1,2 लिया, 2,1 लिया, 1,3 लिया, 1,1 लिया, 3,1 लिया, ये आर आर इनवर्स निकालिए फटाफट, इसका आर इनवर्स निकालो, क्या आएगा, आर इनवर्स निकालो, क्या आएगा। तो देखो इसका उल्टा 2,1, इसका उल्टा 1,2, 1,3 का उल्टा 3,1, 1 उल्टा 1, और 3,1 का 1,3। क्योंकि देखिए सिंपल आप समझिए, यदि वो सिमेट्रिक है तो जो होगा उसका उल्टा होगा, वो पक्का होगा। पूरे में जो भी होगा उसका उल्टा भी होगा, और जब पलटेंगे तो पहला वाला पलट के ये आ जाएगा और ये वाला पलट के वो आ जाएगा, तो दोनों सेम आएंगे। ये फील कर पा रहे हो कि सिमेट्रिक इस समय आर और आर इनवर्स सेम होगा। यार सिंपल समझो, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होगा रिलेशन में, और जब उल्टा करेंगे तो ए कॉमा बी कॉमा ए बन जाएगा आर इनवर्स में, ठीक है, और बी कॉमा ए कॉमा बी बन जाएगा, तो दोनों तो बराबर आ ही जाएंगे। जो होगा उसका उल्टा भी होगा, और जब इनवर्स करेंगे तो देखो ये वाला इनवर्स ये वाला बन जाएगा और इसका इनवर्स ये वाला बन जाएगा, तो दोनों एलिमेंट उसमें भी थे इसमें भी तो आ गए सेम। 1,3 है, 3,1 है, इसलिए सिमेट्रिक है, तो 1, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, तो दोनों फिर से सेम आ गए। और जो सेम है, ये दोनों सेम है, तो उसका तो वही आएगा। क्यों नहीं फील कर पाओगे भैया, क्यों नहीं फील कर पा रहे हो, बात समझ में आ गई। एंटी सिमेट्रिक देख लीजिए,
क्या देख लीजिए, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये हिंदी एक बार देख लेना यार, हिंदी विषम सम्मिति होता है क्या, क्या होता है इसकी हिंदी? एंटी सिमेट्रिक जो रिलेशन होता है उसमें देखो ये कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बी बिलोंग्स टू आर है, और बी ए बी बिलोंग्स टू आर है, एंड बी ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो ये तभी हो सकता है जब ए और बी बराबर हो, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो ये तभी होना चाहिए जब जब ए और बी बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मैं एक रिलेशन आर बना दूं 1,2, 2,1, 1,1, तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? 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 जल्दी बताइए। मैंने ये बताया कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो फिर ये तभी संभव है जब ए और बी बराबर होंगे। नहीं है। अरे भैया 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 2,1 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 1,2 आर में है, 1,2 बराबर है? मैंने आपसे क्या बोला, यदि ये आपको आर में दिख रहा है, ये आपको आर में दिख रहा है, तो यदि ये दोनों दिख रहे हैं तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 1,2 आपको आर में दिख रहा है, इसका उल्टा भी दिख रहा है, तो क्या 1 और 2 बराबर हैं? नहीं है, तो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। एक रिलेशन डिफाइन करता हूं मैं, 1,1, 2,2, ठीक है, और 2,3, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? तो 1,1 है, इसका उल्टा यही है, ये देखो लिखा हुआ है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और यदि बी ए बिलोंग्स टू आर में है ही नहीं, मतलब बी ए आर में है ही नहीं, जैसे आप बोलो 1,1 है तो फिर 1,1 है या नहीं है, इसका उल्टा का कोई मतलब नहीं रह गया। तो इसकी वजह से दिक्कत नहीं करेगा, इसकी वजह से दिक्कत नहीं करेगा। आप कह भी सकते हो कि देखो 1,1 है तो आप दूसरा 1,1 आपको नहीं ढूंढना है, फिर कोई मतलब नहीं हो। जब सेम है तो फिर कोई मतलब नहीं है, उनकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगा, ये याद रखना है। बस जो डिफरेंट है 2,3, तो क्या 3,2 आर में है? क्या ये 3,2 आर में है? नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, ये होगा एंटी सिमेट्रिक, ये होगा। उसने बोला है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए आर में है ही नहीं, तो भी वो एंटी सिमेट्रिक होगा। जैसे 2,3 आर में है, पर क्या 3,2 है आर में? नहीं है ना, तो इसकी वजह से कोई समस्या नहीं होगी, इसकी वजह से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो जाए इसी में कि 1,1, 2,2, 2,3, 3,2, यदि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है तो समस्या हो जाएगी, ऐसा हो जाता है तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि 1,1, 2,2 को आपको टेंशन नहीं लेनी है, ना तो रिफ्लेक्सिव में लेनी है। रिफ्लेक्सिव में तो मान लो सेम ही देखना है आपको कि सब है कि नहीं है। इसमें एंटी सिमेट्रिक में इनको कोई फायदा नहीं है। 2,3 देखा, जब डिफरेंट है 2,3, तो देखते हैं क्या 3,2 है, तो जैसे इसमें क्या नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2,3 है और 3,2 है, तो भैया यदि ये दोनों है, यदि ये दोनों है तो फिर ये ना होने चाहिए। यदि है, पहले तो ये दोनों होने नहीं चाहिए, यदि है तो आप कहिए कि ये दोनों सेम है, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे हम। तो वही है 2,3, 3,2 दोनों है, पर 2,3 बराबर तो नहीं है, तो ये नहीं होगा एंटी सिमेट्रिक। ए और बी बराबर नहीं है, यदि बराबर है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये 2,3 है, पर इसका तो किसी के साथ है ही नहीं। 1,1 है, इसका उल्टा 1,1, तो 1,1 तो बराबर ही है, सेम वाले में तो कोई मतलब नहीं है। 2,3 है, 3,2 यदि होता तो फिर ये नहीं होता, जैसा यहां पर मैंने कर दिया। इसमें मैंने आपसे क्या बोला कि यदि ये दोनों दिख रहे हैं, यदि वो ऐसा दिख रहा है A, B, B, A,
तो फिर वो नहीं दिखना चाहिए। यदि वो दिख रहा है तो वो दोनों सेम होने चाहिए, जबकि ये दोनों दिख रहे हैं पर दोनों ये ए और बी सेम नहीं है। जो दिख रहा है उसका उल्टा भी दिख रहा है, लेकिन वो दोनों सेम नहीं है। R2 होगा, मैंने आपसे बोला कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए दिया ही नहीं है, अब बी ए दिया ही नहीं है तब उसे एंटीसिमेट्रिक बोलोगे। यदि बी ए दिया होता तब हमें यह चेक करना है ए बराबर बी। यदि ए बी गिवन हो और बी ए गिवन हो तब चेक करना है कि ए और बी बराबर हैं क्या। यदि ए बी गिवन है और बी ए गिवन ही नहीं है तो छोड़ो कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि ये दोनों चीजें गिवन है तो फिर चेक करना है कि ए और बी बराबर हैं कि नहीं। इसमें ये दोनों गिवन थी पर बराबर नहीं था ए और बी, इसलिए ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। यहां पर इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, 2,3 था पर 3,2 तो था ही नहीं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इससे। यदि जो है उसका उल्टा भी है तो फिर वो दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं तो फिर नहीं हो सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन करिए। कहां गया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को पढ़िए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। यार क्यों नहीं समझ में आ रहा यार, कैसी बातें कर रहे हो, कुछ तो दिमाग लगाओ। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, तो जब भी क्वेश्चंस को करिए लैंग्वेज होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने बता दिया कि इसका ये आंसर, इसमें ये करना और तुम प्रोसेस देख के खुश हो रहे हो। प्रोसेस मत देखो, प्रोसेस शुरू कैसे करेंगे, क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा होगा वो बहुत जरूरी है। मैं इसकी हिंदी लिख देता हूं। एक आर है जो सेट ए पर डिफाइन है, तो कह रहा है कि कितनी निम्न कितनी ऑर्डर पर क्रमित युग, कितने मिनिमम, कितने निम्न, कितने कितने क्रमित युग्म की कितने न्यूनतम क्रमित युग की आवश्यकता है, सकता है कि संबंध तुल्यता संबंध बन जाए, तुल्यता संबंध हो जाए। देखिए मैथमेटिक्स होती है लैंग्वेज का खेल, मैथमेटिक्स होती है लैंग्वेज। देखिए जितने भी आप पढ़ते हो सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेट, वेक्टर, 3D प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, इन सब में लैंग्वेज का खेल होता है और वहीं से करने का तरीका बदलता है क्वेश्चन का। इसलिए लैंग्वेज के क्वेश्चंस खुद करना सीखिए, नहीं तो एग्जाम में आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, सॉल्यूशन तो दूर की बात है। भाई गोली चलाना जानते हो आप, लेकिन कौन सी गोली कब चलानी है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो गोली चलाना जस्ट लाइक ए कैलकुलेशन, यदि वह बहुत बेहतर से जानते भी हो, लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि उसको कब चलानी है। ऐसा तो नहीं कि आप गलत समय में गलत बंदूक उठा लिए हो और गोली मार रहे हो, गलत उठा के। कब चलानी है यह भी पता होना चाहिए, कौन सी चलानी है। तो क्वेश्चन को समझिए ध्यान से कि एक रिलेशन किस सेट पर डिफाइन है, किस सेट पर रिलेशन डिफाइन है। 1 2 3 4। अब इसको सोचना पड़ेगा, रटना नहीं है कि बस बुक में सॉल्यूशन दिया और रट लिए फट 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 आगे बढ़ गए क्वेश्चन, कोई फायदा नहीं। एक इस सेट पर वो रिलेशन डिफाइन है, इस सेट पर क्या है वो रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, कई लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और उनके आंसर आ ही रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, आप देते रहिए आंसर। क्वेश्चन को पहले समझिए, इस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है,
और वो रिलेशन में कौन से एलिमेंट हैं? ये 2,3 और 3,4। ठीक है, 3,4, 2,3 और 3,4 है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपसे क्या पूछा गया कि इसमें कितने ऐसे एलिमेंट जोड़ दें हम, कितने ऑर्डर्ड पेयर। यहां पर ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट हैं, ठीक है, तो कितने मिनिमम आपको जोड़ने पड़ेंगे कि वो क्या बन जाए, इक्विवेलेंस बन जाए। तो देखो, क्योंकि यदि इसको इक्विवेलेंस बनाना है तो उसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाना होगा। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ये 4 एलिमेंट तो जुड़ गए, कम से कम ये 4 तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये 4 होने की वजह से वो रिफ्लेक्सिव कंप्लीट हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्योंकि यदि इस रिलेशन को मुझे बनाना है क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो पहले इसको रिफ्लेक्सिव बनाना होगा। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ये चारों मुझे इसके अंदर दिखने चाहिए, लेकिन एक भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो यदि मैं ये चारों इसमें ऐड कर दूंगा तो वो अभी रिफ्लेक्सिव केवल बना है, केवल रिफ्लेक्सिव बना है, सिमेट्रिक तो नहीं बना, सिमेट्रिक नहीं बना है अभी। तो देखिए 2,3 आपको नजर आ रहा है, तो 3,2 भी होना चाहिए, क्योंकि यदि 3,2 नहीं होगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। 3,4 है तो 4,3 भी होना चाहिए, नहीं तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, और सिमेट्रिक नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है। इसका मतलब ये दोनों आपको ऐड करने ही करने हैं। अब मान लीजिए आपने इस रिलेशन में ये दोनों सब ऐड कर दिया, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ठीक है, 3,2, 4,3, बाकी पुराने वालों को वाइट से ही रखता हूं मैं, 2,3, 3,4, ये आपने ऐड कर दिया है। तो अभी तो आप 6 ऐड हो गए, लेकिन अभी तक ये केवल सिमेट्रिक तक हुआ है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। मैंने अभी तक ट्रांजिटिव नहीं चेक किया है, ट्रांजिटिव भी चेक करना होगा, और उसको करने के लिए मुझे जरूरत जिसकी पड़ेगी वो मुझे डालना पड़ेगा। ये मैंने डाला रिफ्लेक्सिव की जरूरत के लिए, ये मैंने डाला क्योंकि ये दोनों मौजूद थे, तो ये डालना मेरी मजबूरी थी। अब आता है ट्रांजिटिव पर बात। देखिए 1 का 1 के साथ है, 1 का किसी और के साथ है, नहीं है तो फिर ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ, देखो 2 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ है, तो क्या होना चाहिए, 2 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, मतलब 2,3 होना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फिर ये भी लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 का 3 के साथ है और 3 का 2 के साथ है, तो 3 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, मतलब 3,2 वो मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं। 3 का 3 के साथ है, और कुछ है क्या, देखो देखिए 3 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, तो 3,4 मौजूद है, इसलिए ये वाला समस्या का विषय आपका नहीं है। 4,4 उठाया, 4 का 4 के साथ है, 4 का 3 के साथ है, तो 4,3 मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं। 4 का 4 के साथ है, 4 का किसी और के साथ है, नहीं है, तो ये वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, 3 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ है, देखो 3 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ है, तो 3,3 होना चाहिए, वो पहले से ही मौजूद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, तो 3,2 मौजूद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 4 का 3 के साथ है और 3 का 3 के साथ है, तो 4,3 मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं। 4 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, तो 4,4 है, वो भी आपकी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 का 3 के साथ है और 3 का 4 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, देखो 2 का 3 के साथ है, अब देखो 3 का किसी और के साथ है, 3 का 3 के साथ है, तो 2,3 है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, तो 2,2 है, 2 का 3 के साथ है और 3 का 4 के साथ है, तो 2,4 नहीं है, तो एक तो आपको यहां पर 2,4 अब ऐड करना ही पड़ेगा, अब ये ऐड करना ही पड़ेगा। अब ये ऐड हो गया, ठीक है। अब देखिए
3 का 4 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, 4 का 3 के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रॉब्लम और आ गई, क्योंकि ये 2,4 आ गया है, तो अब हो सकता हो इसमें पूरा डिस्टर्ब कर दे, डिस्टर्ब कर सकता है मैटर को। अब आपको देखिए कि अब 2 का किसके साथ रिलेशन है, देखो 3 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, तो 3,4 मौजूद है। और बताइए 2 का किसी के साथ, यहां देखो 2 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, तो 2,4 मौजूद है। 2 4 आ तो गया, ठीक है। और कोई रिलेशन बचा क्या, ये चेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, तो 3,4 मौजूद है, ठीक है। और देखिए कोई गड़बड़ी, अब देखिए ये 2,4 आ चुका है, तो एक और जरूरी है, ये सिमेट्रिक प्रभावित करेगा, इसलिए 4,2 को भी आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब सिमेट्री का भी ख्याल करना है। ये 2,4 तो 4,2 भी चाहिए आपको, नहीं तो फिर ये सिमेट्रिक गड़बड़ हो जाएगा। अब ये ठीक है, 8 ऐड होंगे, 8। तो सोचिए कितने लोग निगेटिव जा चुके हैं। यही होता है, मैं क्या हूं, क्वेश्चंस को करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसा दिमाग खराब हो जाएगा पेपर में। चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल मैं थोड़ा सा आपको इसमें कंपोजिशन ऑफ रिलेशन बताऊंगा, और एक दो डेरिवेशन, एक दो चीजें, फिर फंक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आज आपको मैं मतलब 1-2 दिन में टेस्ट आपको अपलोड हो जाएगा, और जैसे ही टेस्ट अपलोड होगा मैं आपको वो डीपीपी फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तैयार रहिएगा, प्रोबेबिलिटी अच्छा करिए। 120 क्वेश्चन का आपका टेस्ट जल्दी होने वाला है, 2-3 दिनों के अंदर में।